तो देखिए, समान अध्ययन में यदि आप प्रारंभिक परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें तो आप पाएंगे आईएएस और पीसीएस एग्जाम में कुछ स्पेसिफिक दायरे हैं जहां से आयोग क्वेश्चन लगातार पूछता है, चाहे वो जो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो। तो एक बार अब हम प्रयास ये करेंगे कि जितने भी आयोग के पिछले साल के प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो आईएएस एग्जाम के हों, चाहे विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों को है, इनके माध्यम से एक बार हम समझने का प्रयास करें कि आयोग किस प्रकृति के क्वेश्चंस को पूछ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको उन क्वेश्चंस को याद भी करवाता जाऊंगा। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि यदि आप आधा एक घंटा मेरे साथ व्यतीत करते हैं तो आपको मैं वो याद भी करवाता जाऊंगा। तो आज के सेशन से ही हम ये प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और बहुत तेजी से प्रश्नों का जो है एक कंप्लीट एनालिसिस आपके साथ होगा। यहां पर आपको जो भी चीजें मैं बताऊं उनको साथ में पेन कागज लेकर के भी बैठ सकते हैं, आप लोग उनको लिख भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, मैं आपको समझाते हुए हर एक प्रश्न में। तो आपका पार्टिसिपेशन अनिवार्य रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्वेश्चंस को लेकर के। चलिए क्वेश्चन से हम प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन का स्तर आईएएस और पीसीएस दोनों एग्जामों को मैं ध्यान में रखते हुए लेकर के चलूंगा। यहां पर ये देखिए, ये क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया है। थोड़ा सा अंतर आपको जरूर देखने को मिलेगा कि कौन सा प्रश्न देख करके आप एक अंतर आइडिया लगा पाएंगे कि आईएएस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पीसीएस में किस तरीके से प्रश्नों को पूछने की एक प्रकृति या एक हमें ट्रेंड देखने को मिलता है। तो ये प्रश्न आपके सामने है, आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया है। और आईएएस में थोड़ा सा, चाहे जो भी सेगमेंट हो, ये क्वेश्चन जो है आपका ज्योग्राफी से पूछा गया है। देखा जाए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन एक तरीके से महासागरीय धाराओं वाले क्षेत्र से पूछा गया है। महासागरीय धाराओं से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, है ना। मैंने आपको पढ़ाया है क्लासेस में, सारे टॉपिक को पढ़ाया है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर क्या होता है। पहला है कोस्ट, मतलब कोस्ट का मतलब क्या है, गर्म तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं। तो क्या वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं? वायुमंडलीय धाराएं ये अलग चीज है। दूसरा है नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताजा जल जहां पे प्रभावित करती हैं, मतलब नदियों के द्वारा जहां पे जल का प्रवाह किया जाता है, क्या वहां मिलती हैं? क्या गर्म और शीत सागरीय धाराओं के मिलन पर मत्स्यन क्षेत्र मिलते हैं? देखो क्वेश्चन ये है कि मत्स्यन क्षेत्र सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ की तरंगित में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है क्वेश्चन है। अब जब तक ये क्वेश्चन में, ये देखो बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। महासागरीय धाराएं यदि पढ़ी हैं तो आप में से बहुत सारे लोग इसका आंसर बता देंगे। अब देखिए, हाँ आंसर देखिए आने भी लगे हैं आप लोगों के, आंसर आप लोगों के आने भी लगे हैं। बहुत सारे छात्र हैं जो इसका सी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों को महासागरीय धाराएं मैंने पढ़ाया भी है ऑनलाइन बैचेस में। तो मत्स्य उत्पादन जो आपका होता है, मत्स्य उत्पादन का जो मुख्य क्षेत्र है, जो मुख्य पेटी है, यदि आप थोड़ा सा, मैं आपको यहां पर, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये आपका 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री से ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे 30 डिग्री है। 40 डिग्री से 60 डिग्री का बेल्ट जो है आपका, 40 डिग्री से 60 डिग्री का, नॉर्थ और साउथ दोनों। ठीक है, 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री साउथ, और 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ। ठीक है, तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है। इस पूरे बेल्ट में, ये पूरा बेल्ट है, ये पेटी है आपकी। यहां पर गर्म और ठंडी महासागरीय जलधाराएं आपस में मिलती हैं। जब आप महासागरीय धाराओं का चैप्टर देखेंगे, आजाद इस एकेडमी में वीडियो पब्लिक भी है, आप लोग यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। तो मत्स्य उत्पादन के प्रमुख केंद्र जो है, जो प्रमुख पेटी पाई जाती है, वो कहां पाई जाती है? 60 से 40 डिग्री के अक्षांशों के बीच पाई जाती है। और ये क्षेत्र क्यों, मतलब कि क्यों यहां पर मछलियां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, उसके पीछे सबसे पहली चीज क्या है? ठंडी और गर्म जलधाराएं दोनों का आपस में मिलन स्थल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो प्लैंकटन्स होते हैं उनके विकास की सबसे अनुकूल दशाएं होती है। और प्लैंकटन्स जो होते हैं, जो पौधे होते हैं, शैवाल होते हैं, ये मछलियों का सबसे अच्छा भोजन होते हैं। अब जहां पे उनको भोजन मिलेगा, है ना, पहली बात तो छिछला समुद्र होना चाहिए, बहुत गहरा समुद्र नहीं होना चाहिए। छिछला समुद्र हो, प्लैंकटन्स हो, तो कोई मान लीजिए आइलैंड है, उस आइलैंड के पास ठंडी और गर्म महासागरीय जलधाराएं मिल रही हैं, तो वहां पे व्यापक मत्स्यन केंद्र देखने को मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा जो है, जो अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम महासागरीय जलधारा, और ऊपर से लेब्राडोर धारा, ये आपके न्यू फाउंडलैंड के पास मिलते हैं,
है ना, जिसको वेस्ट बैंक वगैरह बोलते हैं ना, न्यू फाउंडलैंड के पास मिलते हैं। और वहां पर मिलने के बाद वहां पर जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना, नॉर्थ अमेरिका कनाडा वाला क्षेत्र है, तो वहां पर मिलने के बाद जो है वहां पर मत्स्यन क्षेत्र है, विशाल मत्स्यन क्षेत्र है। तो मछलियों के लिए दो तीन चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज, उनके लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो, छिछला समुद्र हो, वहां पर प्लैंक्टन्स हो, पौधे हो, और ठंडी और गर्म जलधाराओं का संगम हो। तो इस तरीके से सही विकल्प क्या होगा, इसका सी आंसर बिल्कुल सही होगा। संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र कहां पे है, यहाँ पे। इसका सही आंसर क्या है, सी। बताइए कोई दिक्कत हो तो। इसका सही आंसर क्या है, सी। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है? कोई दिक्कत है तो बताएं किसी बच्चे को, कोई समस्या नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो जो ग्रैंड बैंक है, हाँ, वहां पर अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ है। अब देखो ये, अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा ज्योग्राफी में यदि कंसेप्चुअल आपने पढ़ा है, देख रखा है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। पर फिर भी यूपीएससी के क्वेश्चंस का इस तरह थोड़ा सा ऐसा ही इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखो, ये भी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से ग्रैंड बैंक कहां पर स्थित है। अब देखो, यदि आपने पढ़ा है, ज्योग्राफी में मानचित्रण किया है, मैंने पूरी ज्योग्राफी मानचित्रण की क्लास आप लोग को करवा रखी है। ये पूरे के पूरे ज्योग्राफी का मानचित्रण करवाया है और एक एक करके आपको दिखाया है, हर एक कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ाया है। मैंने राजनीतिक मानचित्रण भी कराया और भौतिक मानचित्रण भी कराया, दोनों तरीके का, प्राकृतिक और राजनीतिक दोनों तरीके का, वर्ल्ड में और इंडिया में, दोनों में एटलस करवाया है। ठीक है, तो यदि आपने मेरी क्लासेस की हैं तो आप निश्चित में ग्रैंड बैंक कहां पर अवस्थित है, अब ये आपको तभी पता चलेगा जब आपने मानचित्र देखा हो। तो मैंने आपको बताया न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, जैसे मैं न्यू फाउंडलैंड आपको बोलूं, ठीक है, तुरंत आपको दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि न्यू फाउंडलैंड कहां पर अवस्थित है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसका पूर्वी तट पर अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर ग्रैंड बैंक स्थित है, जो न्यू फाउंडलैंड पर है। तो इसका सही आंसर बहुत आसान है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। यदि आपने मानचित्र पढ़ा है तो इसको निकाल लेंगे। पश्चिमी तट पे बिल्कुल नहीं है, पश्चिमी तट पे अलास्का और फिर उधर जो है, ठीक है, तो पश्चिमी यूरोपीय तट पर यूरोप के भी नहीं है, यूरोप तो है ही नहीं, अफ्रीका तो है ही नहीं, तो आसानी से निकल आएगा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के, मान लीजिए ये आपका उत्तरी अमेरिका है, तो यहां पर आपका न्यू फाउंडलैंड मिलता है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप है। मैं एक बार आपको मानचित्रण में भी दिखा देता हूं, शायद आपको चीजें और क्लियर हो जाए। यहाँ पे वर्ल्ड का मैप है हमारे पास, ये देखिए, ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप पे यदि आप इसको देखना चाहें तो ये है आपका न्यू फाउंडलैंड। तो ये आपका उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका के पूरब में अवस्थित है आपका। ठीक है, ये एक मत्स्यन केंद्र है। यहाँ पे देखिए जापान भी एक मत्स्यन केंद्र है, जापान के पास भी यहाँ पे क्यूराइल जो महासागरी जलधारा है और ओकोटस के, दोनों महासागरी धाराएं यहाँ पर आकर के मिलती हैं। तो यहाँ पर भी आपका जो है मत्स्यन केंद्र के तौर पे जापान हो गया। यहाँ पे भी दो महासागरी जलधाराएं मिलती हैं, पेरुवियन जो महासागरी जलधारा ठंडी जलधारा है, यहाँ पे ये दक्षिणी अमेरिका में पेरू तट के पास। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर जो है दक्षिण प्रशांत विश्वतीय जलधारा है, तो ठंडी और गर्म मिलने के बाद पेरू तट पे भी मत्स्यन केंद्र के तौर पे हैं। तो विश्व में कई मत्स्यन केंद्र हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपको देखो मानचित्रण से जरूर पढ़ना है, मैप से 2-3-4 क्वेश्चन हर बार पूछता है, यूपीएससी हो चाहे पीसीएस वगैरह हो, हर जगह पे हर बार जो है मानचित्र से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। और नवनियतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, तो ज्योग्राफी में जो है ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, और आपने नाम पढ़ा होगा, रुको और जाओ नियतवाद सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण जो है एक जो निश्चयवाद की जो अवधारणा है, नियतवाद की अवधारणा है। तो इसमें नाम बड़ा आसान है, इसका सही ऑप्शन बताएं भाई। रेडजेल नहीं है बेटा दीपक कुमार जी। देखो, जिन लोगों को आंसर राइटिंग को लेकर इशू है, मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है लिखे कैसे, एक मेरा वीडियो पड़ा हुआ है लिखे कैसे, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन अभ्यास, मेरा एक वीडियो पड़ा है, देख लो।
देख लो उस वीडियो को, उससे आपका भला हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे आपको लिखना है। तो जितने बच्चे लिखने की समस्या से परेशान हैं, नहीं समझ में आ रहा है, उनको ये देख लेना चाहिए सभी को। हाँ, नवनियतवाद या निश्चयवाद या रुको या जाओ का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ग्रिफिथ टेलर। रेड जेल नहीं है, इसका सही आंसर है ग्रिफिथ टेलर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और अब इस तरीके के क्वेश्चन कोई भरोसा नहीं है, देखो कब कौन क्या पूछ ले, तो आपको बेसिक सारी चीजें फैक्चुअल भी डेटा देखते हुए चलना है। ये सब पूछे ही गए हैं, वही क्वेश्चन है, उसी हिसाब से मैं आपके अभ्यास करवाऊंगा। अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चर ज्योग्राफी में जेई स्पेंसर ने WL टॉमस को विश्व को कितने सांस्कृतिक, देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे कठिन है। ये ऐसी चीजें कहां हम पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, है ना। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सुने नहीं होते, तो एग्जाम में 1 2 3 4 क्वेश्चन छोड़ने के ही होते हैं। मतलब हर क्वेश्चन में हर क्वेश्चन थोड़ा ना आप कर पाएंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन है छोड़ दो यदि नहीं पता है। बहुत फैक्चुअल टाइप का है। कौन इंट्रोड्यूसिंग कल्चर ज्योग्राफी ये पढ़ेगा? जी स्पेंसर। अब जो ये हो सकता है एनसीईआरटी वगैरह में कहीं पे दिया हो, ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, 11 इसमें अमेरिका भूवेत्ता थे, ये अमेरिका भूगोल वेत्ता थे जिनका नाम था जेई स्पेंसर और WL टॉमस। इन्होंने पूरे विश्व को 11 सांस्कृतिक भागों में बांटा है। ठीक है, तो ये ठीक है, लेकिन ओवरऑल इस तरीके के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज भी होंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ भी देने चाहिए जो एग्जैक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन अब बहुत पूछने लगा है, ये IAS 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन, IAS 2016 का ही क्वेश्चन है और ये भी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़ जाता है। ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो हाल फिलहाल में देखो माइग्रेशन को लेकर कई बार घटना आती है, कई बार बहुत सारे समुदाय हैं जिनको लेकर चर्चा आती है। अब मधेसी है, जब से नेपाल में चुनाव हो रहे हैं या नेपाल में संविधान बना है, चर्चा में रहते हैं, दिख रहा है कि यहाँ मधेसी नेपाल से है। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए और तुरंत यहाँ पे देख लीजिए कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। तो कह रहा है सही बताइए इनमें से कौन है। मधेसी तुरंत निकल आएंगे 2, तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। ठीक है, रोहिंग्या हमेशा चर्चा में रहते हैं, रोहिंग्या मुसलमान। ठीक है, म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान है, तो 3 भी सही है, तो 2 3 तो सही है आपका। तो 2 3 कहां पे मिल रहा है आपका? 2 3 यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इजिली एलिमिनेशन मेथड से भी निकल सकता है। 1 2 3 यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब एक गलत ही होगा। ठीक है, 2 3 यदि, अब कुर्द जो आपके हैं, आपने कुर्द राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड हिस्ट्री यदि आपने पढ़ा है, तो जो आपका अरब समस्या है, खासकर ये जो आपका यहूदी समस्या है, यहूदी राष्ट्रवाद, कुर्द राष्ट्रवाद, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो विवाद है, या फिर ISIS का जो इशू है, तो ISIL का इशू है, तो कुर्दिस्तान वाला क्षेत्र जो है, तो कुर्द जो है आपके इराक वाले क्षेत्र में है। कई बार जो है ये निकलता है, तो ये लोकल जो आदिवासी समुदाय है, तो कुर्द जो है बांग्लादेश में ना हो करके उत्तरी इराक, पश्चिमी ईरान वाले क्षेत्र में कुर्द निकल के आते हैं, दक्षिण पूर्वी तुर्की वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, सीरिया में पाए जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमें कुर्दिस्तान बनाओ, तो जो आपका ये पूरा का पूरा जो ISIS और यहाँ पे चल रहा है ना, ये पूरा क्षेत्र अशांत है, उसमें कुर्द समूह के द्वारा भी लगातार हिंसात्मक गतिविधियां जारी हैं। ठीक है, तो कुर्द ये जो है कहां पे है? ये इराक, सीरिया, तुर्की, ईरान, इस क्षेत्र की है। तो इसका सही आंसर क्या है? 2 और 3 सही है। तो अब देखिए यहाँ पे ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में महत्वपूर्ण प्रमुख जो समुदाय हैं उनको, जैसे मान लीजिए उइगुर मुसलमान, तो उइगुर मुसलमान जो है, ये उइगुर क्षेत्र है आपका, सिंजियांग प्रांत पड़ता है चीन का, वहां पर उइगर मुसलमान एक कम्युनिटी वो पाई जाती है। बहुत सारी जनजातियां हैं जो अन्य अन्य क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो आपको इंटरनेशनली आपको समुदायों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इससे प्रश्न पूछता है। ठीक है, वर्ल्ड IAS में भी पूछता है और स्टेट PCS वगैरह में तो मान लीजिए पूछता है। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, ये यूपी PCS में पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन बड़ा है। देखो सबसे पहली चीज, बड़े क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। ठीक है, डर के आगे ही जीत है। ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम देने से पहले, जून में एग्जाम होगा, खूब गर्मी पड़ेगी, एक बढ़िया ड्यू या थम्स अप आराम से पहले गटक के जाना, ताकि दिमाग बिल्कुल शांत रहे। जो भी बड़ा क्वेश्चन आपको दिख जाए, पहला काम होगा इत्मीनान से पढ़ोगे आप इसको, और यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से भी ये क्वेश्चन आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पढ़ने से ही आंसर निकलेंगे।
पहला क्वेश्चन कह रहा है क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा, एक फैक्चुअल है, आप बचपन से पढ़ते रहे हैं, ये यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया था, बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी अभी आप इसमें से देखेंगे डेटाबेस कितना है, तो ये डेटा है, चलो सही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक 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 किसमें नहीं है, इसमें एक नहीं है, तो संभवतः है सी गलत हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से ऐसे देख सकते हो, ठीक है। अब भी तब भी हमारे पास 3 ऑप्शन सामने खड़े हैं, 3 ऑप्शन सामने खड़े हैं आपके, ठीक है। अब चलिए दूसरा है हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है। अब देखो यदि आपने चीन के बारे में पढ़ा इंटरनेशनल रिलेशन में या कहीं पे भी, तो 1 चाइना 2 कंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, और हमेशा हांगकांग के द्वारा आंदोलन किए जाते हैं, वहां पर विभिन्न प्रकार के जो है लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं डेमोक्रेसी को लेकर के, और हांगकांग ऑटोनोमस 1 चाइना 2 कंट्री सिस्टम के अंतर्गत भी आपने सुना होगा। तो ये बात सही है, हांगकांग चीन का क्या है, विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है, ठीक है। तो विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है, तो आपका 2 ऑप्शन भी सही है, एक सही हो गया, 2 सही हो गया। दूसरा है संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है। अब देखो दूध का उत्पादक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तो है, लेकिन अग्रणी का मतलब पहले नंबर की यदि बात कर रहा है, तो प्रथम स्थान पे दूध का उत्पादन भारत में है। भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। जितना दूध हम लोग यहाँ पे बना उतना पी जाते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो दूध का उत्पादक भी भारत सबसे ज्यादा है और दूध का सबसे बड़ा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब ये फैक्चुअल एरर है, आपको फैक्ट याद है तो आप इसको सही करके आ पाओगे, अन्यथा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और या तो एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, बिल्कुल सही बात है, ऑस्ट्रेलिया भी एक संघीय राज्य है, ठीक है। तो है ना, ऑस्ट्रेलिया में आपको पता होगा कई राज्य हैं, जैसे न्यू साउथ वेल्स है, क्वींसलैंड है ना, साउथ अमेरिका है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, तस्मानिया है, विक्टोरिया है, उत्तरी क्षेत्र है। वो एक फॉर्मूला बताते हैं ना, बीए क्या है, बीए एमए पीएचडी ऐसे करके है कुछ, ठीक है। तो उसी तरीके से मतलब कई सारे राज्य हैं वहां पर। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया वाला जो क्षेत्र है वो पूरा संघीय ढांचे के तहत, जैसे भारत एक संघीय ढांचा है, कई सारे राज्यों का संघ है, वैसे ऑस्ट्रेलिया भी कई। अब ये भी एक बड़ा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे भी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको पता है तो ये कर पाओगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ये आप जब पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको इस प्रोस्पेक्टिव से भी चीजों को देखनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन उम्मीद है इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, ये आपका जो है कभी भी पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है बोस्निया एक ऐसा देश है जो बाल्कन वर्ग से नहीं है। अब यदि आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास मेरी की है या फिर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास की है, तो मैंने आपको बाल्कन कंट्री बताए थे, सब बताया, बाल्टिक राज्य अलग बताया है, बाल्कन कंट्री अलग बताया है, यूरोपीय यूनियन के सदस्य अलग बताए, यूएसएसआर के बारे में बताया आपको, या फिर जितने भी भूमध्य सागर से सीमा साझा करने वाले देश बताया, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, है ना। तो ये मैंने सारी चीजें आपको बता रखी है, जितने भी पर्टिकुलर जिस तरीके की चीजें हैं। तो यहां पर कह रहा है कि बोस्निया एक ऐसा देश है जो बाल्कन से संबंधित नहीं है, कह रहा है। अब देखो यदि बाल्कन्स पता नहीं है तो क्या कर पाओगे। देखो बाल्कनाइजेशंस को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं, जब वो प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ेंगे तो उससे पहले बाल्कन युद्ध पढ़ेंगे। पूरा यूरोप का जो पूर्वी वाला क्षेत्र है छोटे छोटे हिस्सों में बट गया, ठीक है। तो यहाँ पर कई देश है, अल्बानिया है, बोस्निया है, हर्जोगोविना है, बोस्निया और हर्जोगोविना एक ही देश है, ठीक है। तो बाल्कन में अल्बानिया है, बोस्निया हर्जोगोविना है, बुल्गारिया है, कोसोवो है, मेसिडोनिया है, मोंटेनेग्रो है, ठीक है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो यहाँ पे बोस्निया है, बिल्कुल है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन्होंने कहा नहीं है तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कथनों में से ये तो सही नहीं हुआ, इसका सही आंसर तो ए ही हो सकता है। लेकिन आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी भूभाग भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पर नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नोवा स्कोटिया का कोयला क्षेत्र कजाकिस्तान में स्थित है। अब देखो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ये गलत दे दिया, इसका सही है यहाँ पे कनाडा होना चाहिए। नोवा स्कोटिया का कोयला क्षेत्र कनाडा में अवस्थित है,
जब आप कोयला भारत विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्र पढ़ेंगे तो नोवा स्कोटिया का नाम वहां पे आता है। ये चीजें भी मैंने पढ़ाई है आप लोगों को। जब आप प्रमुख कोयला क्षेत्र, मैंने विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्र, विश्व के प्रमुख खनिज क्षेत्र, ये सारी चीजें पढ़ाई है। तो इसका ये भी आंसर गलत है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका आंसर है डिबेटफुल। डिबेटफुल कई बार होता है आयोगों के द्वारा, 2 आंसर भी, तो ये डिबेटफुल है ना। ये इसके 2 आंसर है। ये भी आपका बाल्कन्स ग्रुप में है, कह रहा नहीं है। ये कजाकिस्तान क्षेत्र में बोला, कनाडा में है। बाकी ये तो सही है। वर्तमान में विश्व के देशों में से चीन का कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो चीन विश्व में, चीन कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बिल्कुल सही है। चीन कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आसान है। देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन भी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़ाव रखता है। अगला क्वेश्चन भी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़ाव रखता है। यदि आपने पढ़ा होगा तो आप देख पाएंगे। ठीक है, यहां पे भौमिक मूल की दूरी समुद्री मूल से कम होती है, कह रहा है। भौमिक मील की दूरी समुद्री मूल से कम होती है। अब ये आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे कि भाई 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है। बताएंगे कोई? 1 समुद्री मील कितना होता है? 1 समुद्री मील कितना होता है? आज याद कर लो यही चीज को। 1 समुद्री मील होता है आपका 1852 मीटर के। 1800 या 1.8 मीटर बोलते हैं ना, तो 1852 मीटर, ऐसे देख लो। 1 समुद्री मील बराबर 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1852 मीटर के। ठीक है, या 1.8 किलोमीटर भी हम लोग इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब भौमिकीय मील क्या है? भौमिकीय मील यानी स्थलीय दूरी जो मापते हैं, बोलते हैं ना 1 मील चल लिए, 2 मील चल दिए, ये तो समुद्री मील है। जब समुद्र, तो उसका जो है 1852 मीटर है। और जब भौमिकीय मील की बात करते हैं तो 1 भौमिकीय मील बराबर 1 स्थलीय मील बराबर 1609 मीटर के होता है, यानी 1.6 किलोमीटर के होता है। और ये होता है 1.8 किलोमीटर के। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? भौमिकीय मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है। यह ऑप्शन सही है गलत है? बताइए। यहाँ पे सही बोल रहा है कि सही आंसर बताइए। सही आंसर है कि नहीं है? बिल्कुल सही आंसर है ये। ठीक है, बिल्कुल सही है। भौमिकीय मूल जो है समुद्री मील से कम होता है। इसको याद कर लो आप लोग, अभी तुरंत याद कर लो। 1 समुद्री मील बराबर 1852 मीटर के। 1 समुद्री मील बराबर 1852 मीटर के। एक जो है भौमिकीय मील बराबर कितना है? 1609 मीटर के। ठीक है, तो ये याद कर लो, आप इससे निकाल लोगे। अब इसके बाद यहां पर कह रहा हरमट्टन। अब आपको पता होना चाहिए कि हरमट्टन क्या है। हरमट्टन एक हवा है। ठीक है, हरमट्टन एक हवा है। अब ये कह रहा है कि अफ्रीका तट की धूल बड़ी पवन है। तो बिल्कुल सही बात है। अफ्रीका तट की ये पवन है, धूल भरी पवन है, और ये शुष्क पवन है। लेकिन ये कह रहा पूर्वी अफ्रीका तट की। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे गड़बड़ कर देता है। ये पूर्वी अफ्रीका तट की नहीं है, ये आपकी पश्चिमी अफ्रीका तट की है। जो दक्षिण पश्चिम सहारा क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में बहती है। गिनी की खाड़ी है जो गिनिया तट है, इसको हरमट्टन को डॉक्टर बिंड भी बोला जाता है। डॉक्टर बिंड, डॉक्टर बिंड है ना, क्योंकि ये समुद्र से गिनी की खाड़ी की ओर चलती है। तो जब समुद्र से गिनी की खाड़ी की ओर चलती है तो इसमें क्या होता है? इस पवन से पूरा समुद्र, नहीं माफ करिएगा, पश्चिमी अफ्रीका वाले क्षेत्र से, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा मानचित्र में बताऊंगा आपको। ये अब पश्चिमी अफ्रीका वाले क्षेत्र से गिनी की खाड़ी की ओर चलती है, माफ कीजिएगा। ये आपका मान लीजिए अफ्रीका है, तो अफ्रीका में ये आपका सहारा वाला क्षेत्र है। ठीक है, सहारा वाले क्षेत्र में ये यहां से आपकी हरमट्टन पवनें कुछ इस तरीके से चलती हैं गिनी की खाड़ी की तरफ। अब चूंकि इधर समुद्र है आपका, ठीक है, तो समुद्र के कारण से यहाँ की जलवायु जो है आर्द्र रहती है, पवनों में आर्द्रता रहती है। तो जिसके कारण से पूरा जो कई बार गर्मियों में क्या होता है ना, उमस बहुत ज्यादा होती है। तो ये गर्म पवनें जब इस तट पर पहुंचती हैं तो यहाँ पर लोगों को अच्छा महसूस होता है, क्योंकि ये क्या होती है, आर्द्रता को क्या करती हैं, ये ऑब्जर्व कर लेती, क्योंकि शुष्क पवनें होती हैं। इस कारण से इनको डॉक्टर बिंड के नाम से भी जाना जाता है। इनको डॉक्टर बिंड भी इसी कारण से कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये कथन क्या हो गया, ये चूंकि पूर्वी, अब ये आपको पता करना पड़ेगा कि पूर्वी अफ्रीका की बहने वाली पवन है। अब ये चीज मैंने आपको किस में पढ़ाया है,
यदि बच्चों ने पढ़ा होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग वाली क्लास, तो उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई कि हरमट्टन हो गई, चिनूक हो गई, फॉन हो गई, जितनी भी महत्वपूर्ण है ना, सिरोक्को हो गई, सारी महत्वपूर्ण पवनों के बारे में हमने एक बार पढ़ा है सारी चीजों को। तो ये कथन क्या हो गया आपका, ये कथन क्या हो गया, और एटलस में जब आप चीजों को करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे, ये कथन आपका गलत हो गया। ठीक है, तो आपका अब यहां से एलिमिनेट भी कर सकते हैं, पहला सही है, ठीक है, पहला इसमें है, ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है। अब कह रहा है दूसरा गलत हो गया, तो दूसरा गलत हो गया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अब तीसरा देख लेंगे, ग्रीस तथा अल्बानिया आइबेरियन प्रायद्वीप के भाग हैं। अब आइबेरियन प्रायद्वीप किसे कहते हैं पता है आपको, आइबेरियन प्रायद्वीप किसे कहते हैं, मैंने पढ़ाया आइबेरियन प्रायद्वीप, यूरोप पढ़ाया था जब मानचित्रण में, तब मैंने आइबेरिया प्रायद्वीप पढ़ाया था आपको। स्पेन और पुर्तगाल दो देश हैं आइबेरियन प्रायद्वीप में। चलो मैं मानचित्र में दिखा देता हूं आप लोगों को, आइबेरियन प्रायद्वीप किसे कहते हैं। ये है आइबेरियन प्रायद्वीप आपका, ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र को आइबेरियन प्रायद्वीप कहते हैं। ये देखिए आपका ये क्षेत्र है जो पूरा, इसको आइबेरिया का प्रायद्वीप कहते हैं। इसमें स्पेन और पुर्तगाल दो, माफ कीजिएगा ये ज्यादा हो गया, ये इतना क्षेत्र, ये प्रायद्वीप आप जानते हैं, तीन तरफ से जल से घिरी हुई राशि को प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आइबेरियन प्रायद्वीप है। यहाँ पे स्पेन पुर्तगाल, ठीक है, दोनों है, और एक छोटा सा देश है एंडोरा। एंडोरा जो है ये फ्रांस और स्पेन की सीमाओं पे लगा हुआ है। आइबेरियन प्रायद्वीप में तीन देश हैं, आइबेरियन प्रायद्वीप में तीन देश हैं, स्पेन, पुर्तगाल और अंडोरा। अंडोरा कहां पे है, स्पेन और फ्रांस की बॉर्डर पे, यहां पे है अंडोरा। तो तीन देश हैं आइबेरियन प्रायद्वीप में, स्पेन, पुर्तगाल, एंडोरा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जिब्राल्टर जल संधि है यहाँ पे, जिब्राल्टर जल संधि से ही भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, इसको भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रीस अल्बानिया इसके भाग नहीं है, तो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो यही आपको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आप छोटी छोटी गलतियों से बच पाएंगे। इसलिए देखो एटलस पे काम करना पड़ेगा आपको। यदि एटलस पे काम आप नहीं करोगे तो आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी एटलस की क्लासेस से आप लोग कर सकते हैं पूरी चीजें। ये गलत है, ये गलत है, इसका केवल यही सही होगा, केवल एक सही है। ठीक है, आईएएस में पूछा गया था 2006 में क्वेश्चन। तो आईएएस में मानचित्रण से कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये नहीं होगा कि भाई एक ही उसमें वो आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन था, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। कई बार जो है ग्रासलैंड एरिया से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो ग्रासलैंड एरिया को भी आपको थोड़ा सा एक बार समझना है। ठीक है, इजी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। पंपास सबको रटा हुआ होना चाहिए। पंपास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, पराग्वे में नहीं पाए जाते, तो गलत हो गया। ये कौन से सुमेलित है, तो ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अर्जेंटीना होना चाहिए, पराग्वे होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका अगला है, एक आपकी किम्बरले है आपकी, ये विश्व में, हाँ यहां पे लिखा हुआ है मनीटोबा। मनीटोबा जो है कनाडा का क्या है, एक प्रांत है कनाडा का। तो यहां पे क्या लिखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, गलत लिखा हुआ है। कनाडा का एक प्रांत है मनीटोबा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका गलत हो जाएगा आंसर। तो ये भी गलत, ये भी गलत, दो गलत। अब है कह रहा है एटलस पर्वत। तो अब आप मुझे बताइए एटलस पर्वत कहां पे है, अफ्रीका का पर्वत है। अफ्रीका में कहां पर है, उत्तरी अफ्रीका में है एटलस पर्वत। तो मोरक्को पे विस्तारित है, मोरक्को पे विस्तारित है, बिल्कुल सही, इसका सी ऑप्शन सही होगा। किम्बरले क्या है, किम्बरले खान है, किसकी खान है, किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है किम्बरले। तो किम्बरले आपका ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में है, अफ्रीका में है, गोल्ड माइन है ये, है ना, सोने की खान है दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मोरक्को एटलस पर्वत। अब आपने एटलस पर्वत केवल अफ्रीका पढ़ा तो बात बिगड़ जाएगी। एटलस पर्वत को केवल अफ्रीका में पढ़ेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए आपको फिर एटलस पर्वत किस देश में अवस्थित है, कोई भी पर्वत हो, एक बार थोड़ा सा नजरें आपको दृष्टिपात कर लेनी है एटलस के माध्यम से। तो इसलिए एटलस पे आपको काम करना ही करना है बच्चों, ये बहुत जरूरी है। यदि एटलस को आपने हल्के में ले लिया तो बहुत सारी चीजें आपकी बिगड़ भी जाएंगी। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है, ये सीजी में पूछा गया था लेकिन क्वेश्चन अच्छा है ये। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि सुमेलित करना है, दो कूट दिए गए हैं और दोनों कूटों को सुमेलित करना है। देखो ध्रुव तारा जैसे ही हमें दिखाई देता है तो तुरंत उत्तर दिख जाएगा आपको। ठीक है, ध्रुव तारा से उत्तर आपको दिखाई दे जाएगा कि हाँ भाई ध्रुव तारा का मतलब उत्तर दिशा में ध्रुव तारा अवस्थित है।
ठीक है, इसमें कोई तो दिक्कत है नहीं। अब पृथ्वी है तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, इजिली आप गुरुत्वाकर्षण निकाल दोगे। ठीक है, तो बहुत आसान है, पहले का दा सही है, दूसरे का आ सही है, तो पहले का दा सही है, दूसरे का आ सही है, लेकिन बी और डी दोनों में कंपटीशन है। अब ग्रीनलैंड है आपका, ग्रीनलैंड कहाँ अवस्थित है? विस्फोट होगा तो ध्वनि होगी। ग्रीनलैंड आपका कहाँ पे? आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। ठीक है, तो इसका सही अंतर क्या है? तीसरे का सा सही है, तीसरे का सा सही है, तो इसका सही हो जाएगा ये डी नंबर। ठीक है, तो बहुत बेसिक है, इसमें तो मतलब बहुत फैक्चुअल टाइप था, इजीली आप इसको डिकोड कर लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन तो गलत करने के होते ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा सही ही करके आना होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और इस तरीके से मैं आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, इतिहास की विषय वस्तु हो, भारतीय राज्य व्यवस्था की विषय वस्तु हो, ये जितनी भी विषय वस्तु हैं मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, याद भी करवाऊंगा, साथ साथ समझाऊंगा भी, क्वेश्चन कैसे हल करते हैं इस पे भी काम करेंगे। और आप मेरे साथ यदि आप आधा घंटा 1 घंटे का समय व्यतीत करेंगे तो निश्चित तौर पर आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, परीक्षा का अब दौर है बच्चों, दोनों लोगों को मिलकर काम करना है। ठीक है, मैं स्टेट स्पेशल भी आप लोगों को करवा रहा हूं आपके सभी चैनलों पे लग करके, और यहां पे समान अध्ययन की विषय वस्तु भी आपको बेहतर तरीके से कराऊंगा। आप भी पूरी तरीके से जागृत होकर के हमारे साथ जुड़ जाइए, कर लीजिए। इसके अलावा देखो, जो लोग रिवीजन करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों